हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 की, यानी ऑर्गेनाइजिंग की। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसे दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो हम पार्ट 1 में सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तक ही करेंगे, बाकी पार्ट 2 में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। ये जो दो टॉपिक हैं ये इनमें भी काफी सारे सब पार्ट्स हैं जो कि लेंदी है, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो अब हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goals of organization। ठीक है, कि प्लानिंग करने के बाद हमें क्या है, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करना होता है, उन रिसोर्सेज को एक साथ लाना होता है जो हमारे उस प्लानिंग को कंप्लीट करने में, उस गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होती है। तो ये सारा फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबको एक साथ लाना ताकि हम जो है अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकें, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग का पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है कि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता। मींस एक काम को दो इंसान नहीं कर पाते, और मतलब ये क्लियर हो जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रोसेस में एक इंसान के ऊपर वर्कलोड नहीं होता। ठीक है। सारा काम जो है सभी एम्प्लॉयज में छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की, और हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो दो टाइप्स में बटा हुआ है, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलेशन। ठीक है। अब वर्क्स को छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड करने के बाद, ठीक है, ये जो है एक ग्रुप में एक साथ रखे जाते हैं। ठीक है। और उन्हें एक डिपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। ठीक है। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन के अंडर क्या होता है कि जो जॉब्स होती हैं एक ही फंक्शन से रिलेटेड, वो इस डिपार्टमेंट में रखी जाती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल लीजिए कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी जॉब्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर रखी जाएंगी। जो जॉब्स जो हैं सेल्स से रिलेटेड है उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर रखा जाएगा। इसी तरह से फंक्शन वाइज जो हम डिपार्टमेंट के अंडर रखते हैं उसे हम फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कहते हैं। डिविजनल डिपार्टमेंटेशन क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है तो वो क्या करते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को प्रेफर करते हैं। इस जॉब के अंडर क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो है जो एक जैसा, जैसे कि मान लीजिए काफी सारे प्रोडक्ट हैं, वो जूस भी बना रहा है, वो चिप्स भी बना रहा है, वो बिस्किट भी बना रहा है। तो जितने भी जूस हैं वो एक एक साइड डिवाइड हो जाएंगे, फिर जितने भी बिस्किट हैं वो एक साइड, जितने भी चिप्स हैं वो एक साइड। इसे हम क्या कहते हैं, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक डिपार्टमेंट को उसके स्किल और उसकी क्वालिफिकेशन के से मैच होने वाली जो भी ड्यूटी होती है उससे असाइन की जाती है। और जो भी वर्क उसे असाइन किया जाता है वो उसकी काबिलियत को देख के किया जाता है, कि हर इंडिविजुअल को उसकी काबिलियत के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसका वर्क दिया जाता है। ठीक है। एम्प्लॉयज को ड्यूटीज दी जाती हैं और उन्हें एक ड्यूटीज जो है वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू दिए जाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट को हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है वो ये क्लियरली डिफाइन कर देता है कि उस जॉब से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उस इंडिविजुअल के पास, वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का एस्टेब्लिशिंग
रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में क्या है कि एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप करने के बाद एम्प्लॉयज को जो है वो जॉब्स करनी होती हैं, और इन जॉब्स को करने के लिए हर इंडिविजुअल को एक ऑथोरिटी चाहिए। तो इस फोर्थ स्टेप में क्या है कि हर इंडिविजुअल्स को कुछ ना कुछ उसकी जॉब से मैच करती हुई कुछ ना कुछ एक ऐसी ऑथोरिटी दे दी जाती है जिसकी वजह से वो जो है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर सके। ठीक है, अथॉरिटी देने से क्या होता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, और इससे ये पता चल जाता है कि कौन जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, इट क्लियरली क्लैरिफाइड दैट हु रिपोर्ट्स टू whom. So I hope this organizing process is clear to you all. ओके, सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ज़रूरी क्यों होती है। तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, की ये स्पेशलाइजेशन में बेनिफिशियल होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हर इंडिविजुअल को जो है एक टोटल वर्क दिया जाता है। ठीक है, पूरा टास्क उसके अंडर नहीं होता, बस एक वर्क दिया जाता है, एक छोटा पार्ट, लिटिल पार्ट ऑफ वर्क उसे असाइन किया जाता है। ठीक है, इस डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से, कि जब ये डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स की वजह से, क्वालिफिकेशन के थ्रू कि कितना कोई इंसान कितना क्वालिफाई है, उसकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड जब किसी इंसान को काम दे दिया जाता है तो वो क्या है, वो उसी काम को करते 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 उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में क्या होता है, ये क्लियरली बता रखा होता है कि कितना और क्या क्या पावर और कितनी पावर या अथॉरिटी जो है हर एक इंडिविजुअल या हर एक मैनेजर के पास होगी। ठीक है, इसमें क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन जो है वो इस ऑर्गेनाइजिंग में क्लियरली डिफाइन हो जाता है ना। हमारी थर्ड इंपॉर्टेंस है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है कि एक ही काम जो है वो कई सारे लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जो जॉब्स उन्हें दी जाती हैं हर एक इंडिविजुअल्स को, वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू दी जाती हैं, और हर किसी के पास अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि किसको जो है क्या काम करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कोई चांस नहीं होते कि एक ही काम जो है वो दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है अडॉप्शन टू चेंज। ठीक है, कि कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से ये चेंजेस जो हैं वो सिस्टमेटिकली अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट करता है, और अलग अलग मतलब उनसे ही रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है एक ही डिपार्टमेंट के अंडर ग्रुप कर लेता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जो भी चेंजेस होते हैं उस एरिया में वो इन ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, इन डिपार्टमेंट्स की हेल्प से, ये जो हम ग्रुपिंग करते हैं इनकी हेल्प से जो है वो इजीली अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। सो अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स होती हैं वो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर ग्रुप कर दी जाती है, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ एफर्ट्स होती है और काम करने में हार्मोनी की फीलिंग क्रिएट होती है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन होता है ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में एक रिलेशन पैदा करता है, ये माइंड में रखते हुए कि हर डिपार्टमेंट में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने के बाद जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। मतलब कि अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, हमें क्लियरिटी होगी कि हमें क्या काम करना है, तो हम इजीली उस काम को कर पाते हैं। ठीक है, सो अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और वर्क का प्रॉपर डिवीजन की वजह से कंपनी जो है जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनके साथ आसानी से उन चैलेंजेस के साथ अडॉप्ट कर पाती हैं। ठीक है, और इसी तरह से अपनी प्लान मैनर में अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाती हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है और भी ज़्यादा उनके बिजनेस में ग्रोथ होती रहती है। अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। ठीक है, कि पर्सनल की डेवलपमेंट। ठीक है,
तो पर्सोनल का मतलब क्या होता है? पर्सोनल का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजीज आना। अब आपको पता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है मीन्स छोटी छोटी अपनी अथॉरिटी को, ठीक है, मतलब जिसको भी आप काम दे रहे हो उसको आप अथॉरिटी देते चले जाओ, ठीक है, थोड़ी बहुत, ताकि वो जो है इजीली उस काम को हैंडल कर सके। ठीक है, अब बोला है कि आपको पता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ऑर्गेनाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, रूटीन को डेलीगेट करने से, यानी कि रूटीन को डेलीगेट करने से मीन्स पास करने से, अथॉरिटी पास करने से मैनेजर्स जो है वो नए मेथड्स और नए तरीकों पे काम कर पाता है। ठीक है, कि उस जॉब को करने के क्या क्या नए तरीके हैं उन पे जो है वो काम कर पाता है। ठीक है, और भी ज़्यादा सोच पाता है कि हम क्या क्या नए मेथड्स यूज़ करें, क्या क्या नई नई टेक्निक यूज़ करें। इससे जो है इनको मैनेजर्स को टाइम मिल पाता है ताकि वो जो है नई टेक्नोलॉजीज को इनोवेट करें, ठीक है, और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए उसको यूज करें। ठीक है, अब ये सारी चीज किसकी वजह से होती है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से। यानी कि मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, जो भी उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी बहुत पावर देते हैं जिससे कि वो लोग अच्छे से काम को कर पाए। ठीक है, उनकी मैनेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ सके। और इस टाइम में मैनेजर क्या करता है? नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचता है जो वो अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो नेटवर्क होता है जॉब पोजीशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, अथॉरिटीज का, जो हम अलग अलग लेवल्स पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी का, ठीक है, कि सबको थोड़ी थोड़ी जो है अथॉरिटी दे दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, कुछ की जॉब पोजीशन दे दी जाती है। तो ये जो इन सारी चीज़ों का जो नेटवर्क होता है ना, ये जो जिस चीज में ये लोग फैले हुए हैं, जिस स्ट्रक्चर में ये लोग फैले हुए हैं, ये हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और हम ये कह सकते हैं कि ये वो फ्रेमवर्क है जिसके अंडर जो है मैनेजरल और ऑपरेशनल टास्क जो है हमारे किए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो किसकी वजह से बनता है? किसकी वजह से बनता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने एम्प्लॉयज या फिर कितने सब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक मैनेजर के अंडर जो है वो इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, यानी कि और हम कह सकते हैं कि कितने सबऑर्डिनेट जो है वो एक सुपीरियर जो है वो कंट्रोल कर पा रहा है, यानी कि एक लीडर जो है वो अपने अंडर कितने लोगों को काम अच्छे से करवा पा रहा है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? ये जो सुपीरियर होता है वो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है पावर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये एक सुपीरियर जो है वो अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, ताकि वो जो है और भी काम कंपनी से रिलेटेड जो है वो कर सके। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो दो तरह के होते हैं, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है? बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि अथॉरिटी जो है वो ज्यादातर लोगों तक पास हो पाती हैं। और वाइड स्पैन की वजह से फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो अथॉरिटी है वो लोअर लेवल पे या फिर जो मैनेजर के साथ वाले जो लोग हैं उनके साथ ही अथॉरिटी जो है वो पास हो पाती हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जब हम जो है एक्टिविटीज और जॉब्स को ये सोच के ग्रुप करते हैं कि वो जो है सेम फंक्शंस के हैं, या फिर वो इंसान जो है वो सेम जॉब को कर रहा है। जैसे कि ये दोनों के बारे में मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया। फंक्शनल स्ट्रक्चर जैसे कि सेल जो है, अगर कोई सेल से रिलेटेड है वो तो वो सेल प्रोडक्शन में जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी। इस तरह से फंक्शनल के थ्रू ये जो है एक्टिविटीज और जॉब जो है ग्रुप की जाती हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में कब की जाती हैं? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो, काफ़ी सारे एक तरह के प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हो, तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं, यानी कि अगर जूस की है तो वो सारे जूस के डब्बे एक ही जगह रखे जाएंगे, जो चिप्स की है वो वहाँ एक जगह। जैसे कि आप जैसे कहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, वहाँ भी आप देखते हो तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यही इनमें बेसिक डिफरेंस है फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हम बहुत देर से ये बात कर रहे हैं कि डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी क्या होता है।
ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है मैनेजर जो है या जो एक सुपीरियर होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को एंट्रस्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट पे। एंट्रस्ट मीन्स पास आउट करता है अपने सबऑर्डिनेट पे, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है उन एम्प्लॉयज पे जो जिन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अथॉरिटी मिलती है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के उस चीज के लिए जिम्मेदारी होना, ठीक है। अब जो है अकाउंटेबिलिटी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। अब बोला डेलीगेशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिक्शन विच मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो एब्सोल्यूट है कि अकाउंटेबिलिटी जिसको भी दे दी वही होगा, नहीं। अकाउंटेबिलिटी कभी भी पास नहीं हो सकती, कभी भी डेलीगेट नहीं हो सकती। मीन्स अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका मतलब कोई कंपनी है, उसका बॉस है, उसने बॉस ने कही है मैनेजर को भाई हमारी कंपनी को जो है 1000 प्रोडक्शन करने हैं। अब मैनेजर ने क्या किया, उन सबऑर्डिनेट्स में अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ठीक है। लेकिन अब ऑर्डर आया था 1000 का, ठीक है। उसके सबऑर्डिनेट्स 800 ही बना पाए, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैनेजर या फिर सबऑर्डिनेट्स? मैनेजर होगा रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि मैनेजर को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो अकाउंटेबिलिटी यही है, अकाउंटेबिलिटी पास नहीं की जा सकती। हाँ, आप अथॉरिटी दे के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के आप काम जरूर करा सकते हो, लेकिन ये चीजें जो है वो पास या डेलीगेट नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के बाद सुपीरियर भी अकाउंटेबल रहता है। मीन्स सुपीरियर को ये चिंता रहती है कि हाँ हमें इतने बनाने हैं। वो 800 को लेके ये बहाना नहीं बना सकता भाई मेरी टीम तो इतना ही प्रोड्यूस कर पाई है, नहीं। उसको ये करना होता है कि 1000 जो है वो उसके अंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चाहे कैसे भी कराए, वो उसकी हेडेक है, ठीक है। वो बॉस को जाके ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने जिसको काम दिया था, जो भी मेरे सबऑर्डिनेट्स थे उन्होंने 800 ही बनाए, नहीं। अकाउंटेबल तो मैनेजर था ना, तो वो अपने सबऑर्डिनेट पे कैसे कुछ कह सकता है, ठीक है। तो इससे यही कहा गया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो ना ही पास हो सकती है ना ही डेलीगेट हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के बाद अगर कोई सुपीरियर जो है अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी दे भी देता है, तो सुपीरियर भी अकाउंटेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि सुपीरियर के पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। So guys, here we have end up our part 1 of chapter 5 of business studies. So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends and do subscribe my channel. Thank you.